आपको बताया था कि समकोल अवयवों का आयुक्तिक नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। समकोल अवयवों का आयुक्तिक नामकरण के हमने आपको रूल्स भी बताए थे और कल कुछ एग्जांपल भी बताए थे। मैंने आपको सभी प्रकार के एग्जांपल हमें बता दिए हैं और हमने आपको कल बहुनाम के जो समकोल अवयव होते हैं जिसमें जो लिगेंड्स होते हैं तो धातु परमाणुओं को परस्पर जोड़ने का कार्य करते हैं, एज ब्रिज का कार्य करते हैं, सेतु का कार्य करते हैं। इस प्रकार के एग्जांपल भी हमने आपको कल बताए थे जिनमें ग्रीक अक्षर बी का उपयोग किया जाता है। वो एग्जांपल हमने कल आपको बताए थे। उसके बाद देखिए आज मैं आपको कुछ आयन बता रहा हूं। देखिए एक आयन ये है Fe+2 है जैसे और Fe+3 है। Fe+2 को फेरस कहा जाता है, फेरस कहा जाता है। इसे ही फेरो कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरो। और Fe+3 को हम फेरिक कहते हैं, फेरिक। और इसको हम फेरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरी। Fe+2 को फेरस या फेरो कहा जाता है। Fe+3 को फेरिक या फेरी कहा जाता है, फेरी है। नेक्स्ट देखिए Sn+2 जो होता है उसे स्टीनस कहा जाता है। Sn+2 इसे स्टीनस कहा जाता है। और Sn+4 जो होता है उसे स्टीनिक कहा जाता है। Sn+2 स्टीनस होता है, Sn+4 स्टीनिक होता है। इसी प्रकार Pb+2 जो होता है उसे प्लम्बस कहा जाता है, प्लम्बस। और Pb+4 जो होता है उसे प्लम्बिक कहा जाता है, प्लम्बिक कहा जाता है। इसी प्रकार देखिए और भी कुछ आयन जैसे Au+1 है, इसे औरस कहते हैं। और Au+3 है, Au+3 को हम ऑरिक कहते हैं। इसे ऑरिक कहा जाता है। इसी प्रकार देखिए Cu+1 होता है, इसे क्यूप्रस कहा जाता है। और Cu+2 जो होता है इसे क्यूप्रिक कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? क्यूप्रस, वैसे कहते हैं क्यूप्रिक। इसी प्रकार Hg+1 जो होता है इसे मर्क्यूरस कहा जाता है, इसे मर्क्यूरस कहा जाता है। और Hg+2 जो होता है इसे हम मर्क्यूरिक कहते हैं। Hg+1 जो होता है इसे मर्क्यूरस बोलते हैं और Hg+2 जो होता है उसे मर्क्यूरिक बोलते हैं। इसी प्रकार ये क्यूप्रस, ये क्यूप्रिक है और ये औरस क्या है? ऑरिक है। यहाँ पे आ जाइए, ये Fe+2 को हम फेरस या फेरो कहते हैं और Fe+3 को हम फेरिक या फेरी कहते हैं। इसी प्रकार Sn+2 को स्टीनस, Sn+4 को स्टीनिक। इसी प्रकार Pb+2 को प्लम्बस और Pb+4 को प्लम्बिक कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए और मैं आपको बताता हूं यहाँ पे जैसे FeCN का होल 6, इसको मिटा देता हूं। FeCN का होल 6 -4 जो होता है, FeCN का होल 6 -4 जो होता है इसे कहते हैं फेरोसाइनाइड। ये किसका सूत्र है? किसका फॉर्मूला है? फेरोसाइनाइड का फॉर्मूला है। और FeCN का होल 6 -3 जो होता है ये फेरिसाइनाइड है। क्या है ये? फेरिसाइनाइड। ये फेरोसाइनाइड है, ये फेरिसाइनाइड है। तो ये जो मैंने आपके सामने कुछ आयन लिखे थे, ये संकुल आयन है, ये कॉमन आयन है, ये आपको थोड़ा याद होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए इसमें मैं आपको बताता हूं। नेक्स्ट देखिए जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं
फेरी फेरोसाइनाइड, फेरी फेरोसाइनाइड, फेरी फेरोसाइनाइड। फेरी का फॉर्मूला क्या होता है और फेरोसाइनाइड का क्या होता है? फेरी बताया था मैंने आपको, Fe+3 को फेरिक कहा जाता है, यानी Fe+3 को फेरिक भी कहते हैं, उसे हम फेरी कहते हैं। और फेरोसाइनाइड का सूत्र होता है FeCN का होल 6 -4। ये फेरी हो गया और ये फेरोसाइनाइड हो गया, अभी लिखा था मैंने। अब देखिए यहाँ पे Fe के ऊपर +3 है और वहाँ पे FeCN का होल 6 के ऊपर क्या है? -4। अलग-अलग संयोजकताएं हैं, जब संयोजकता अलग-अलग होती हैं तो इनका हम व्युत्क्रम गुणा करते हैं, आपको पता है, आपने 11th क्लास में पढ़ लिया है। देखिए ये 4 इसके नीचे आ जाएगा और 3 वहां पे चला जाएगा, तो प्राप्त क्या होगा? Fe के नीचे क्या आ गया? 4 और FeCN का होल 6 के नीचे क्या आ गया? 3। इसको हम पास रखते हैं तो हो जाएगा Fe4 FeCN का होल 6 का होल 23। ये हो गया आपका फेरी फेरोसाइनाइड का एक फॉर्मूला है। फेरी फेरोसाइनाइड है Fe4 FeCN का होल 6 का होल 23। अब देखिए फेरी फेरोसाइनाइड का एक नाम और है, इसे हम प्रोसियन ब्लू कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? प्रोसियन ब्लू कहा जाता है। इसे हम प्रोसियन ब्लू बोलते हैं या इसे हम पर्शियन ब्लू भी कह सकते हैं। पर्शियन ब्लू भी से हम कह सकते हैं, ये पर्शियन ब्लू भी कहलाता है। ठीक है ना भाई, ये पर्शियन ब्लू भी कहलाता है। फेरी फेरोसाइनाइड को प्रोसियन ब्लू या पर्शियन ब्लू कहते हैं। ये फेरी है Fe+3 और फेरोसाइनाइड है FeCN का होल 6 -4। ये माइनस यहाँ पे +3 है, वहाँ पे -4 है, 4 यहाँ पे आता है और 3 यहाँ पे चला जाता है, 3 यहाँ पे आ गया, 4 यहाँ पे आ गया, ये आ गया। इनको मैंने पास लिख दिया Fe4 FeCN का होल 6 का होल 23। ये देखिए ये फेरी फेरोसाइनाइड है, इसको हम प्रोसियन ब्लू या पर्शियन ब्लू कहते हैं। नेक्स्ट देखिए एक और बताता हूँ, ये अपन ने बता दिया फेरी फेरोसाइनाइड। नेक्स्ट देखिए फेरोफेरिसाइनाइड। फेरोफेरिसाइनाइड क्या होता है? दूसरा है फेरोफेरिसाइनाइड। फेरोफेरिसाइनाइड, फेरो का फॉर्मूला होता है Fe+2 और फेरिसाइनाइड का सूत्र होता है FeCN का होल 6। FeCN का होल 6 और यहाँ पे आ गया -3। ये फेरो है और ये फेरिसाइनाइड है FeCN का होल 6 -3। यहाँ +2 है, यहाँ पे -3 है। अब यहाँ पे +2 है, वहाँ पे -3 है, अलग-अलग संयोजकता है। ऐसी स्थिति में इनका व्युत्क्रम गुणा होगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा और 2 वहाँ पे चला जाएगा। Fe के नीचे क्या आ गया? 3 यहाँ पे लगा दिया और FeCN का होल 6 का होल 23। तो ये हो गया आपका फेरोफेरिसाइनाइड। ये है फेरोफेरिसाइनाइड Fe3 FeCN का होल 6 का होल 23। ये क्या है? फेरोफेरिसाइनाइड। आपको समझ में आ गया होगा, ये फेरो है, ये फेरिसाइनाइड है। यहाँ पे +2 है, यहाँ पे -3 है, 3 यहाँ पे आ गया, तो वहां चला गया, प्राप्त हो गया ये फेरोफेरिसाइनाइड। नेक्स्ट देखिए आप तीसरा देखिए, इसमें आप तीसरा और मैं करा देता हूं आपको। देखिए फेरिसाइनाइड, फेरिसाइनाइड, फेरी का सूत्र आपको बताया था Fe+3 होता है, ये फेरी है। और फेरिसाइनाइड बताया था FeCN का होल 6 और यहाँ पे आता है -3। क्या आता है? -3। फेरी होता है Fe+3 और फेरिसाइनाइड होता है FeCN का होल 6 -3। अब देखिए ऐसी स्थिति में क्या होता है, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ +3 है, -3 है, दोनों समान संयोजकता है, तो +3 से क्या गया? -3 गया, तो हो गया FeCN का
होल 6, ये हो गया आपका फेरी फेरी साइनाइड। क्या हो गया? फेरी फेरी साइनाइड। नेक्स्ट देखिए एक और बताता हूं आपको फेरो फेरो साइनाइड कैसे बनाओगे आप? फेरो फेरो साइनाइड, इधर देखिए फेरो फेरो साइनाइड, फेरो फेरो साइनाइड, फेरो फेरो साइनाइड। इसको कैसे बनाते हैं अपन? फेरो का सूत्र होता है Fe+2 और फेरो साइनाइड होता है FeCN का होल 6 - 4। अब देखिए आप यहाँ पे है +2 और यहाँ पे है -4। ये है फेरो, ये है फेरो साइनाइड। ठीक है भाई। अब देखिए 2 तो आ जाएगा यहाँ पे इसके नीचे और 4 आ जाएगा इसके नीचे, हो गया समान संयोजकता है। Fe ये 4 हो गया और FeCN का होल 6 का होल ट्वाइस, Fe4 FeCN का होल 6 का होल ट्वाइस। अब देखिए यहाँ पे आप ये 2 से 4 हो जाएगा कितनी बार? 2 बार। तो ये हो गया आपका Fe2 FeCN का होल 6, ये हो गया आपका फेरो फेरो साइनाइड। Fe2 FeCN का होल 6, पहले था Fe4 FeCN का होल 6 का होल ट्वाइस, 2 से काटा 4 को 2 बार, तो Fe2 FeCN का होल 6 आ गया। ये हो गया आपका फेरो फेरो साइनाइड। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं नया टॉपिक ले रहा हूं यहाँ पे। देखिए उपसय संयोजी यौगिक जो होते हैं उनके नाम के द्वारा सूत्र कैसे बनाए जाते हैं? उपसय संयोजी यौगिकों के नाम से सूत्र बनाने की विधि। अपन ने अब तक पढ़ा था कि नाम सूत्र से नाम कैसे दिए जाते हैं। जैसे Fe4 FeCN का होल 6 दिया था और इसका आपसे IUPAC नाम पूछा था। हमने बताया था पोटेशियम हेक्सासाइनो और फेरेट सेकंड, ये आपका नाम आया था। ये सूत्र है, सूत्र से नाम बनाया था, लेकिन अब उल्टा हो रहा है। अब उपसय संयोजी यौगिकों का नाम देगा, आपको प्रॉपर्ली नाम देगा और नाम से अपन को क्या बनाना है? फॉर्मूला बनाना है। अब थोड़ा उल्टा हो रहा है, पहले सूत्र दिया था उससे नाम बनाया था, अब नाम देगा उससे क्या बनाना है? सूत्र बनाना है। तो देखिए उपसय संयोजी यौगिकों के नाम से सूत्र बनाने की विधि जो होती है उसमें कुछ नियम होते हैं। क्या होते हैं नियम? क्या होते हैं सुनिए। सबसे पहला नियम क्या होता है? नियम क्या होते हैं? नियम ये होते हैं, पहला नियम क्या होता है सुनिए। जब उपसय संयोजी यौगिकों के नाम से हम सूत्र बनाते हैं तो सबसे पहले धनायन को लिखा जाता है, उसके बाद ऋणायन को लिखा जाता है। तो सबसे पहले धनायन को लिखा जाता है, उसके बाद ऋणायन को लिखा जाता है, उसके बाद ऋणायन को लिखा जाता है, उसके बाद ऋणायन को लिखा जाता है। देखिए कोई भी उपसय संयोजी नाम है उसमें सबसे पहले धनायन को लिखते हैं, उसके बाद हम ऋणायन को लिखते हैं। अब नेक्स्ट दूसरा नियम क्या है? यदि उपसय संयोजी नाम जो है उसमें जो रोमन संख्या है, रोमन संख्या नाम के बीच में है, तो रोमन संख्या तक का जो भाग है वो धनायन होगा और रोमन संख्या के बाद का जो भाग है वो कैसा होगा? ऋणायन होगा। यदि उपसय संयोजी यौगिक के नाम के मध्य में रोमन संख्या उपस्थित है तो रोमन संख्या तक, यदि कोई भी उपसय संयोजी यौगिक है उसके नाम के मध्य में, नाम के बीच में रोमन संख्या उपस्थित है तो रोमन संख्या तक का भाग धनायन होता है।
होता है और रोमन संख्या के बाद का भाग, रोमन संख्या के बाद का भाग, रोमन संख्या के बाद का भाग ऋणायन होता है। क्या होता है? ऋणायन होता है। यदि कोई भी उपसय संयोजी यौगिक है उसके नाम के बीच में, नाम के मध्य में रोमन संख्या उपस्थित है तो रोमन संख्या तक का जो भाग है वो कैसा होगा? धनायन। और रोमन संख्या के बाद का जो भाग होगा वो कैसा होगा? ऋणायन। ठीक, ये होगा दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है कि यदि रोमन संख्या नाम के अंत में है, कोई भी उपसय संयोजी यौगिक है, उस उपसय संयोजी यौगिक में रोमन संख्या नाम के एंड में दे रखी है तो उसका पहला शब्द जो है नाम का वो पॉजिटिव होगा, यानी कि वो क्या होगा? धनायन होगा, और बाकी का जो भाग होगा वो क्या होगा? ऋणायन होगा। देखिए तीसरा नियम, यदि रोमन संख्या नाम के अंत में उपस्थित है, यदि रोमन संख्या नाम के अंत में उपस्थित है, नाम के अंत में उपस्थित है तो पहला शब्द, यानी नाम का पहला शब्द धनायन होता है, उसके बाद शेष ऋणायन होता है। देखिए यदि रोमन संख्या नाम के एंड में दे रखी है तो रोमन संख्या नाम के अंत में होने पर जो पहला शब्द है वो पॉजिटिव होगा, वो धनायन होता है, और बाद का शेष का जो भाग है वो क्या होता है? ऋणायन होता है। ठीक है ना? ये हो गया आपका कौन सा रूल्स? तीसरा रूल्स हो गया। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद जो चौथा रूल्स है वो इस प्रकार से है, समकुल आयन का जो सूत्र है वो संयोजकता से रहता है। मैं ऊपर लिख रहा हूं आगे के नियम को। चौथा जो रूल्स है वो इस प्रकार से है, समकुल आयन का सूत्र संयोजकता से लिखा जाता है। समकुल आयन का सूत्र संयोजकता सहित लिखा जाता है, समकुल आयन का जो सूत्र है वो संयोजकता सहित भी लिखा जाता है। मैं बता दूंगा आगे एग्जांपल आएंगे तब। नेक्स्ट पांचवा, इसमें जो रूल्स है वो इस प्रकार से है कि समकुल पर आवेश की गणना निम्न सूत्र से की जाती है। इसको मिटा रहा हूं। समकुल पर आवेश की गणना जो है वो निम्न सूत्र से की जाती है। समकुल पर आवेश की गणना समकुल पर आवेश की गणना निम्न सूत्र से की जाती है। निम्न सूत्र से की जाती है, निम्न सूत्र से की जाती है। कोई भी समकुल है उस पर आवेश की गणना निम्न सूत्र से की जाती है, यानी सबसे पहले धातु की ऑक्सीजन अवस्था, उसके बाद लिगैंड की ऑक्सीजन अवस्था। आवेश की गणना करते हैं। आवेश बराबर लिख रहा हूं मैं यहाँ पे धातु की ऑक्सीजन अवस्था धातु की ऑक्सीजन अवस्था प्लस लिगैंड की ऑक्सीजन अवस्था। तो सबसे पहले धातु की ऑक्सीजन अवस्था लिखते हैं, उसके बाद लिगैंड की ऑक्सीजन अवस्था लिखते हैं, और अपन को आवेश प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना भाई? ये इसका हो गया पांचवा रूल। छठवां रूल देखिए, धनायन के बाद ऋणायन की संयोजकता को
छठवां रूल्स क्या है, धनायन के बाद ऋणायन की संयोजकता को लिखा जाता है धनायन के बाद ऋणायन की संयोजकता को लिखते हैं। यदि संयोजकता अलग अलग आती है तो उनका व्युत्क्रम गुणा कर दिया जाता है। तो उनका क्या कर दिया जाता है, व्युत्क्रम गुणा कर दिया जाता है। अपने को एक जो संकुल का जो संकुल होता है उसका एक सूत्र प्राप्त हो जाता है। और नेक्स्ट में एक चीज मैं बता देता हूं आपको यहाँ पे कि जो एक परमाणु होते हैं उनको कोष्ठक के अंदर नहीं लिखा जाता है, और जो बहुपरमाणु होते हैं जैसे NH3 है, इसमें कितने परमाणु हो गए, 2 परमाणु हो गए, एक तो हो गया नाइट्रोजन, एक हो गया हाइड्रोजन के 3 परमाणु हो गए। तो ये बहुपरमाणु है, इसको कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। यदि Cl है, Cl एक ही परमाणु है पूरा, तो Cl को कोष्ठक के अंदर नहीं लिखेंगे, ये तरीका गलत होता है। Cl को ऐसे लिखा जाता है Cl4। यदि आप Cl इस प्रकार लिख रहे हो Cl4, ये तरीका गलत है, Cl को इसी प्रकार लिख देगा Cl4। यानी एक परमाणु जो होते हैं उनको कोष्ठक के अंदर नहीं लिखा जाता है, बहुपरमाणु जो होते हैं उनको कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। अब मैं आपको एग्जांपल करा रहा हूं, देखिए एग्जांपल देखिए आप, एग्जांपल देखिए पहला एग्जांपल क्या है, पहला एग्जांपल ये है, देखिए हेक्साएमीन प्लेटिनम सेकंड क्लोराइड, हेक्साएमीन प्लेटिनम सेकंड क्लोराइड, ये आपको एक संकुल जो उपसय संयोजी यौगिक है, जो संकुल यौगिक है उसका नाम दिया है और आपसे पूछ रहा है कि इसका सूत्र क्या होता है, इसका फॉर्मूला कैसे बनता है। तो देखिए मैंने आपको रूल्स बताया था, सबसे पहले धनायन को लिखते हैं, सबसे पहले धनायन को लिखा जाता है, उसके बाद उसको लिखा जाता है ऋणायन को लिखा जाता है। सबसे पहले धनायन लिखते हैं, उसके बाद ऋणायन लिखते हैं। अब मैंने दूसरा रूल्स बताया था कि कोई भी संकुल यौगिक है उसके नाम के बीच में यदि रोमन संख्या आ रही है, देखो ये पूरा नाम है, इसके बीच में रोमन संख्या आ रही है, तो रोमन संख्या तक का जो भाग है ये वाला, ये तो है धनायन, उसके बाद का जो भाग है ये क्या है, ऋणायन। बात सुने ही नहीं, यहां से यहां तक का जो भाग है ये तो है धनायन, और इसके बाद का जो भाग है वो क्या है, ऋणायन। तो हेक्साएमीन प्लेटिनम यानी NH3 का होल 6 हेक्साएमीन प्लेटिनम, ठीक है ना भाई। उसके बाद देखिए ये हो गया धनायन, और ये क्या है, ऋणायन Cl, ठीक है भाई। अब देखिए मैंने आपको ये रूल्स भी बताया था कि संकुल आयन का जो सूत्र है वो संयोजकता सहित लिखा जाता है। तो ऋणायन क्लोराइड Cl-1 होता है, Cl-1 होता है, और आवेश की गणना करनी है अपने को। संकुल आयन पर आवेश है, अभी संकुल आयन है पूरा, इस पर आवेश क्या है इसकी गणना करनी है। मान लिया मैंने यहाँ पे कोई X परमाणु है, ठीक है ना, इस X की वैल्यू अपन को निकालनी पड़ेगी। तो देखिए आवेश की गणना करने के सूत्र क्या था, धातु की ऑक्सीजन अवस्था और लिगैंड की ऑक्सीजन अवस्था का योग, धातु की ऑक्सीजन अवस्था प्लस लिगैंड की ऑक्सीजन अवस्था। देखिए X की वैल्यू निकालें, X बराबर धातु की ऑक्सीजन अवस्था कितनी रखी है, सेकंड, इसको हमेशा प्लस में लेना है, इसमें लेना है प्लस में, तो हो गया +2, ठीक है ना भाई। आगे देखिए धातु की ऑक्सीजन अवस्था +2 हो गई, यहां से ये हमेशा प्लस में लेनी है आपको। उसके बाद लिगैंड की ऑक्सीजन अवस्था, लिगैंड NH3 है, इससे आवेश कितना होता है 0, तो 0 गुना 6 क्या हो गया 0, बराबर वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, कितनी आ गई 2, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं PTNH3 का होल 6, यहां पे x की वैल्यू क्या रखेंगे +2, और ऋणायन क्या है Cl-1। अब देखिए ये हो गया एक धनायन वाला भाग, ये हो गया ऋणायन वाला भाग, यानी ये उपसय संयोजी मंडल है, वो कौन सा मंडल है, आयनन मंडल, दोनों पे आवेश अलग अलग आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में इनका हम व्युत्क्रम गुणा कर देते हैं, रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर देते हैं, व्युत्क्रम गुणा 2 यहां पे चला जाएगा, 1 यहां पे आ जाएगा। तो देखिए आप प्राप्त क्या होगा, PTNH3 का होल 6,
ठीक है ना। और ये हो गया आपका Cl2, दो इसके नीचे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, एक को हम इसको नहीं करते हैं। तो ये हो गया इसका जो फॉर्मूला बना है वो बना है PCNH3 का होल 6 और Cl2। ये पूरे नाम का फॉर्मूला है ये हेक्साएमीन प्लेटिनम सेकंड क्लोराइड। देखिए हेक्साएमीन प्लेटिनम सेकंड, ठीक है ना भाई। क्लोराइड का ये क्या है फॉर्मूला है, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट अगला एग्जांपल ले रहा हूं मैं, पोटेशियम टेट्रासाइक्लोनिक्लेट सेकंड। देखिए नेक्स्ट अगला एग्जांपल है पोटेशियम टेट्रासाइक्लो, पोटेशियम टेट्रा साइक्लो निकलेट सेकंड, पोटेशियम टेट्रासाइक्लोनिक्लेट सेकंड। इसका अपन देखते हैं तो फॉर्मूला तैयार करते हैं। यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसे देखिए सबसे पहले धनायन लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं ऋणायन। ये धनायन और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा ऋणायन। तो देखिए रोमन संख्या नाम के एंड में है, रोमन संख्या यदि नाम के एंड में है तो पहला शब्द क्या होता है धनायन, और उसके बाद पूरा शब्द क्या होता है ऋणायन। तो ये पहला ही शब्द क्या है यहाँ पे धनायन, और ये पूरा वाला भाग क्या है यहाँ पे ऋणायन। तो देखिए पोटेशियम हो गया स्थिर, अब ऋणायन देखिए टेट्रासाइक्लो, साइक्लो को हम साइक्लो भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया Cn का होल 4 और टेट्रासाइक्लो हो गया निकलेट। ये एक संकुल है, यहाँ पे मैंने मान लिया X, क्या मान लिया X। तो NaCN का होल 4 और ये हो गया X। अब यहाँ पे हम X की वैल्यू मानेंगे, X की वैल्यू निकालेंगे। X बराबर धातु की ऑक्सीजन अवस्था ये है, आपको प्लस में लेनी है +2, सेकंड लिखा हुआ है। अब Cn -1 होता है, -1 × 4 -4, तो प्लस के 2 में से माइनस के 4 के तो माइनस के कितने बचेंगे 2। x की वैल्यू कितनी आ रही है -2, उसको ऊपर लिख देंगे NaCN का होल 4 और यहाँ पे आ गया -2, और ये यहाँ पे है ये +1 होता है +1 होता है। अब इनका क्या होगा रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई होगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा 2 यहाँ पे आ जाएगा, इस प्रकार से k 2 यहाँ पे आ गया k2 NaCN का होल 4। ये देखिए आपका ये फॉर्म, ये एक को हम लिखते नहीं है, ये हो गया k2 NaCN का होल 4, पोटेशियम टेट्रासाइक्लोनिक्लेट जो सेकंड है उसका ये फॉर्मूला आपको सामने आ गया है। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट अगला एग्जांपल देखिए टेट्राएमीन एक्वा क्लोरोकोबाल्ट। नेक्स्ट एग्जांपल है टेट्राएमीन एक्वा क्लोरोकोबाल्ट। टेट्राएमीन एक्वा क्लोरोकोबाल्ट थर्ड, और यहाँ पे है क्लोराइड। तो टेट्राएमीन एक्वा क्लोरोकोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, देखिए ये पूरा नाम है कि टेट्राएमीन एक्वा क्लोरोकोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। इसका अपन को एक फॉर्मूला तैयार करना है। ये देखिए रोमन संख्या नाम के बीच में आ रही है, तो रोमन संख्या नाम के बीच में आ रही है, तो ये पूरा वाला भाग क्या है धनायन है, और रोमन संख्या के बाद वाला भाग क्या है ऋणायन है। तो सबसे पहले धनायन को लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं ऋणायन। धनायन देखिए आप, धनायन टेट्राएमीन एक्वा क्लोरोकोबाल्ट, देखिए टेट्राएमीन, ठीक है, एक्वा, एक्वा यानी कि H2O, टेट्राएमीन एक्वा क्लोरो Cl। अब देखिए ये बहु परमाणु है, इसे इनको कोष्ठक के अंदर लिखा जा रहा है, और ये भी बहु परमाणु है, कोष्ठक के अंदर लिखा जा रहा है, लेकिन ये एक परमाणु है, इसके ऊपर हम कोष्ठक नहीं लगाते हैं, इसको कोष्ठक के अंदर बंद नहीं करते हैं, ठीक है ना। कोबाल्ट ये हो गया आपका एक ब्रैकेट बंद हो गया, संकुल हो गया, क्या हो गया संकुल, और यहाँ पे अपने मान लिए X। और ऋणायन क्या है अपना
ऋणायन है आपका Cl माइनस A, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट x की वैल्यू फैलाएंगे यहाँ पे हम x बराबर, अब देखिए x की वैल्यू पर यहाँ पे फैला रहे हैं, x की वैल्यू कितने निकल के आती है, देखिए x बराबर, यहाँ देखिए 3 दे रखा है रोमन संख्या में, तो ये प्लस में लेना है, प्लस 3 धातु की ऑक्सीजन अवस्था ही होगी। अब NH3 क्या है, उदासीन लिगेंड है, H2 भी क्या उदासीन, Cl माइनस 1 होता है, तो ये हो गया माइनस 1। अब प्लस के 3 में से माइनस का 1 गया तो कितना बचा, प्लस का 2, ठीक है ना भाई। प्लस के 3 में से माइनस के 1 गए तो कितने बचे, प्लस के 2, यानी x की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी +2। नीचे लिख रहा हूं CONH3 का होल 4 H2O Cl, यहाँ पे आ गया +2 और ये हो गया Cl माइनस 1। ये यहाँ पे 2 है, वहाँ पे 1 है, 2 यहाँ पे चला जाएगा, 1 यहाँ पे आएगा, प्राप्त होगा CONH3 का होल 4 H2O Cl, ठीक है ना। 1 यहाँ पे आ गया, 1 को लिखते नहीं है, और ये हो गया क्या, Cl2, क्या हो गया Cl2। इस प्रकार टेट्राएमीन एक्वा क्लोरोकोबाल्ट थर्ड क्लोराइड का एक फॉर्मूला ये आपके सामने आता है, ठीक है ना भाई। ये आपके सामने एक फॉर्मूला है जो है CONH3 का होल 4 H2O Cl Cl2, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। ये पूरा वाला भाग धनायन है, ये क्या है ऋणायन है, ये धनायन हो गया, ये ऋणायन हो गया, यहाँ पे अपन ने x मान लिया, x देखिए यहाँ पे अपन ने क्या मान लिया, x की वैल्यू फैलाई धातु की ऑक्सीजन अवस्था जो कि ये होती है ऊपर लिखी होती है, ये प्लस में लेनी है हमेशा। लिगेंड की ऑक्सीजन अवस्था, लिगेंड कौन कौन से, एमीन है, एक्वा है, क्लोरो है, ये 0 उदासीन होता है, उदासीन होता है, -1 होता है, +3 बचे, -1 के +2 बचे, +2 को मैंने यहाँ पे लिख दिया, और Cl -1 दोनों की संयोजकता अलग-अलग है, दोनों की संयोजकता अलग-अलग है, तो इनका हम रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनका व्युत्क्रम गुणा कर देते हैं, 2 यहाँ पे चला जाता है और 1 यहाँ पे जाता है, ये प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना भाई। ये हो गया आपका ये वाला एग्जांपल। और भी एग्जांपल देख लीजिए आप, और भी एग्जांपल हैं, यहाँ तक आपको समझ में भी आ रहे होंगे शायद। देखिए नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है, नेक्स्ट एग्जांपल है सोडियम पेंटासाइनो, सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल सल्फिडो फेरेट, सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल सल्फिडो फेरेट, और ये आ गया थर्ड सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल सल्फिडो फेरेट थर्ड। इसका अपन को एक फॉर्मूला तैयार करना है। देखिए अब रोमन संख्या नाम के एंड में आ रही है, जब रोमन संख्या नाम के एंड में आती है तो पहला ही शब्द क्या होता है, ऋणायन, और ये पूरा क्या है ऋणायन है, क्या है ऋणायन। जब रोमन संख्या नाम के अंत में आती है तो पहला शब्द क्या होता है धनायन, और पूरा क्या होता है ऋणायन होता है। तो धनायन और ऋणायन को अपन अलग अलग करके लिख रहे हैं। धनायन, धनायन जो है वो है सोडियम, Na+1 होता है। उसके बाद ऋणायन जो है वो है आपका पेंटासाइनो नाइट्रोसिल, पेंटासाइनो नाइट्रोसिल। ऋणायन है आपका पेंटासाइनो, पेंटासाइनो यानी कि Cn का होल 5, पेंटासाइनो नाइट्रोसिल NO, और सल्फिडो S फेरेट Fe, और ये हो गया आपका यहाँ पे मान लिया x, ठीक है ना भाई। अब x की वैल्यू बनाएंगे यहाँ पे हम x, धातु की ऑक्सीजन अवस्था कितनी है +3, कितनी है +3। उसके बाद लिगेंड की ऑक्सीजन अवस्था देखिए Cn-1 होता है, NO नाइट्रोसिल ये आपका उदासीन लिगेंड है, और S-2 होता है सल्फाइड, जिसे सल्फाइडो या सल्फिडो बोला जाता है। तो -1 गुना 5 -5 हो गया, ये 0 हो गया, -2 हो गया। आगे देखिए x बराबर
ये 5 और कितने हो गए 7, कितने हो गए 7 हो गए, 5 और 2 माइनस का 7। आगे देखिए माइनस के 7 में से प्लस के 3 गए, माइनस के 7 में से प्लस के 3 जब निकल जाते हैं तो कितने बचते हैं माइनस के 4, कितने बचते हैं माइनस के 4। देखिए ये 3 आ गए यहाँ से, ये -5, ये 0, ये -2, 5 और 2 7, -7 में से प्लस के देंगे तो माइनस के 4। ठीक है भाई, ये x की वैल्यू आ गई -4, तो ये हो गया Na+1 धनायन और ये हो गया FeCN का होल 5 NOS और ये अपन लिख देंगे -4। तो ये +1 है वो -4 है। अब दोनों का हम रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करते हैं, 4 यहाँ पे रहता है तो ये हो जाता है Na4 और ये वहाँ पहुँचता है FeCN का होल 5 NO और S और ये आपका हो गया एक उपसहसंयोजी यौगिक का सूत्र हो गया। क्या हो गया सूत्र। ये इस प्रकार से बना लिया जाता है Na4 FeCN का होल 5 NOS। ठीक है ना भाई। ये सोडियम पेंटासाइनोनाइट्रोसिस सल्फिडोफेरेट थर्ड है, ये धनायन हो गया, ये ऋणायन हो गया। ठीक है, ये धनायन ये ऋणायन x की वैल्यू अपन ने निकाल ली इस प्रकार से, -4 आई, -4 अपन ने यहाँ लगा दिया, ये +1 है, एक वहां पहुंचा दिया, 4 यहाँ पे ले, ये आपके सामने क्या हो गया एक फार्मूला हो गया। इसका फार्मूला है सोडियम पेंटासाइनोनाइट्रोसिस सल्फिडोफेरेट थर्ड। नेक्स्ट एक एग्जांपल देखिए, एग्जांपल अपने पास बहुत हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए फेरिक हेक्सासाइनोफेरेट, फेरिक हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड, फेरिक हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड, फेरिक हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड। अब देखिए इसमें भी रोमन संख्या नाम के एंड में है तो पहला शब्द क्या होगा धनायन, ये धनायन है, बाकी पूरा क्या है ऋणायन। ठीक है ना भाई, धनायन और ऋणायन को अपन अलग अलग करके लिखते हैं। धनायन ये Fe+3 है और ऋणायन जो है वो इस प्रकार से है हेक्सासाइनो CN का होल 6 फेरेट Fe और यहाँ अपन ने मान लिया क्या x। ठीक है ना भाई, x की वैल्यू बुलाते हैं अपन x बराबर +2 मान लिया हमेशा, -1 होता है -6 हो गया, +2 में से -6 गए -4 हो गया। अब ये देखिए Fe+3 को मैं धनायन में नीचे लिख रहा हूँ एक बार और, FeCN का होल 6 और x के स्थान पे क्या आएगा -4, यहाँ +3 वहाँ -4, 4 यहाँ पे आ जाएगा, 3 वहाँ पे चला जाएगा, 4 इसके नीचे आ जाएगा, 3 इसके नीचे चला जाएगा, तो Fe4 FeCN का होल 6 का होल थ्राइस, ये हो गया फेरिक हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड। ये इसका क्या हो गया फार्मूला हो गया, क्या हो गया फार्मूला, फेरिक हेक्सासाइनोफेरेट का क्या है फार्मूला है। एक आध एग्जांपल बताते हैं आपको, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए ट्रिसएथिलीन डायमीन कोबाल्ट, ट्रिसएथिलीन डायमीन, ट्रिसएथिलीन डायमीन कोबाल्ट, ट्रिसएथिलीन डायमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, ट्रिसएथिलीन डायमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, इसका अपन को एक फार्मूला तैयार करना है। ठीक है ना भाई, तो देखिए यहाँ पे भी रोमन संख्या बीच में ये पूरा भाग धनायन है, ये क्या है ऋणायन है। धनायन और ऋणायन को अलग करके रखते हैं, धनायन अलग और ऋणायन अलग। देखिए कैसे लिखा जाता है, धनायन और ऋणायन को अलग करके लिखा जाएगा। देखिए धनायन वाला पार्ट धनायन ट्रिसएथिलीन डायमीन, अब एथिलीन डायमीन का सूत्र En से इसको शो करते हैं, तो ट्रिसएथिलीन डायमीन हो गया En का होल थ्राइस, En का होल थ्राइस। उसके बाद कोबाल्ट क्या हो गया कोबाल्ट, और ये बंद ब्रैकेट यहाँ पे मान लिया X और ये सल्फेट ऋणायन हो गया SO4-2 सल्फेट होता है
x की वैल्यू बुलाएंगे यहाँ पे हम x, तो कितना आ रहा है +3, ये 0 होता है, 0 गुणा 3 0 हो गया, तो x की वैल्यू +3 ही आ गई, तो हो गया COEN का होल थ्राइस, यहाँ पे +3, यहाँ पे SO4 -2 है, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है ना भाई। ये हो गया COEN का होल थ्राइस का होल ट्राइस और SO4 का होल थ्राइस। ये हो गया इसका क्या सूत्र, क्या हो गया एक सूत्र फॉर्मूला हो गया। इस प्रकार से हम उपसहसंयोजी यौगिक है उससे उपसहसंयोजी यौगिक जो होता है उसके नाम से हम सूत्र बना सकते हैं, ठीक है भाई। इस प्रकार हम उपसहसंयोजी यौगिक के नाम के द्वारा सूत्र बना सकते हैं आसानी से, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल देख लीजिए आप, लास्ट एंड फाइनल है ये। लास्ट एग्जांपल देखिए अब आप, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है एमीन ब्रोमिडो क्लोरिडो, एमीन ब्रोमिडो क्लोरिडो, एमीन ब्रोमिडो क्लोरिडो, उसके बाद नाइट्राइटो प्लेटिनेट, नाइट्राइटो ओ प्लेटिनेट, और एंड में दे रखा है उसने आयन, क्या दे रखा है आयन। अब देखिए इसको कैसे बनाओगे आप, एमीन ब्रोमिडो क्लोरिडो, एमीन NH3 हो गया, ब्रोमिडो हो गया, क्लोरिडो हो गया, नाइट्राइटो NONO, क्योंकि यहाँ O बनाना है केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, क्या बॉन्ड बनाना है उपसहसंयोजी बॉन्ड, और ये प्लेटिनेट हो गया। आयन का मतलब यहाँ पे कोई आयन दे रखा है या तो उसने पॉजिटिव दे रखा है या नेगेटिव दे रखा है। x की वैल्यू अप्लाएंगे, x बराबर कितनी दे रखी है वहां पे प्लेटिनेट, कुछ भी दे रखी है उसने, सॉरी सेकंड दे रखी है, सेकंड आयन यहाँ पे दे रखा है उसने, सेकंड आयन दे रखा है प्लेटिनेट सेकंड आयन। देखिए ये हो गया यहाँ पे +2, ये 0 होता है, -1 होता है, -1 होता है, -1 +2 -3, अब कितना बचा -1, तो ये हो गया PT NH3 और ये BrCl ONO, और ये बंद हो गया ब्रैकेट यहाँ पर, और यहाँ पे आ गया -1। इस प्रकार ये हो गया नाम एमीन ब्रोमिडो क्लोरिडो नाइट्राइटो ओ प्लेटिनेट सेकंड आयन, ये क्या हो गया फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया फॉर्मूला। इस प्रकार से ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल बताए हैं, लगभग 7-8 एग्जांपल बता दिए हैं, ठीक है। ठीक है भाई, मैंने आपको 8 एग्जांपल बता दिए हैं। इसके बाद मैं एक नया टॉपिक प्रारंभ करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है समावयवता। नेक्स्ट ये अगला टॉपिक है समावयवता। समावयवता एक टॉपिक जो है, अगला टॉपिक है समावयवता। समावयवता टॉपिक जिसे कहते हैं आइसोमेरिज्म, क्या कहते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म के बारे में आप पहले से भी जानते हो कि समावयवता क्या होती है, और इसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। समावयवता, समावयवता देखिए, समावयवता जिसे हम आइसोमेरिज्म कहते हैं, यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, आइसो और मेरोस। यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, आइसो और किससे मेरोस से मिलकर बना है। आइसो का मतलब समान से होता है और मेरोस का मतलब इकाइयों से होता है। किससे होता है? इकाइयों से। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो समान इकाइयां होता है। क्या होता है? समान इकाइयां होता है। समान इकाइयां, यानी कि आइसोमेरिज्म समावयवता का शाब्दिक अर्थ होता है वह समान इकाइयों से होता है। अब इसकी परिभाषा क्या होती है?
इसकी परिभाषा होती है दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र अनुभार मूलानुपाती सूत्र मूलानुपाती भार और वाष्प घनत्व जो होते हैं दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र अनुभार मूलानुपाती सूत्र मूलानुपाती भार और वाष्प घनत्व क्या भाई वाष्प घनत्व आदि ये सभी समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं, परंतु भौतिक गुण और रासायनिक गुण और परमाणुओं की द्रव्य में व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। भौतिक गुण, रासायनिक गुण, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और परमाणु की द्रव्य व्यवस्था, परमाणु की त्रिविम में व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। देखिए परिभाषा सुनिए, ऐसे दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र अनुभार मूलानुपाती सूत्र मूलानुपाती भार वाष्प घनत्व आदि समान होते हैं, समान होते हैं, परंतु उनके भौतिक गुण या फिर रासायनिक गुण या परमाणु की द्रव्य में व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। क्या कहलाते हैं? समावयवता कहलाते हैं, समावयवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समावयवी कहलाते हैं तथा इस गुण को समावयवता कहा जाता है। इस गुण को हम क्या कहते हैं? समावयवता। इस गुण को हम समावयवता कहते हैं। ये कहलाता है आपका आइसोमेरिज्म, समावयवता। दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र अनुभार मूलानुपाती सूत्र मूलानुपाती भार, ठीक है। उसके बाद वाष्प घनत्व आदि समान होते हैं, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है या फिर केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है, पर परमाणु की जो द्रव्यों में व्यवस्था होती है, ठीक है ना, वो थोड़ी कैसी होती है? भिन्न भिन्न होती है, समावयवी कहलाते हैं। इस गुण को हम समावयवता कहते हैं। अब बात आती है कि समावयवता कितने प्रकार की होती है। समावयवता जो होती है दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? समावयवता दो प्रकार की होती है। समावयवता दो प्रकार की होती है। समावयवता दो प्रकार की होती है। समावयवता जो होती है दो प्रकार की होती है। पहली समावयवता होती है संरचनात्मक समावयवता, दूसरी होती है द्रव्यक समावयवता। पहली होती है संरचनात्मक समावयवता, संरचनात्मक समावयवता, और दूसरी होती है आपकी त्रिविम समावयवता। दूसरी होती है आपकी त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता दो प्रकार की होती है। समावयवता संरचनात्मक समावयवता जो होती है वो 6-7 प्रकार की होती है, ठीक है ना भाई। पहली जो समावयवता होती है इसमें उसे कहते हैं आयनन समावयवता। आयनन समावयवता होती है पहली। दूसरी जो होती है समावयवता जिसका नाम है हाइड्रेट या जल योजन समावयवता। हाइड्रेट या जल योजन समावयवता, हाइड्रेट या जल योजन समावयवता। तीसरी जो समावयवता होती है इसमें वो होती है बंधन समावयवता या फिर इसे कहते हैं लिंकेज समावयवता। चौथी समावयवता होती है इसमें उपसह संयोजन समावयवता। उसके बाद पांचवी जो समावयवता होती है इसमें लिगैंड समावयवता। छठवीं इसमें समावयवता होती है उपसह संयोजन स्थिति समावयवता। और सातवीं समावयवता होती है इसमें एक वलय समावयवता, जिसे हम बहुलीकरण समावयवता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुलीकरण समावयवता।
तो ये मुख्य रूप से 6 प्रकार की होती है। पहली है आपकी आयनिक समावेशिता, दूसरी हाइड्रेट या जलयोजन समावेशिता, एक नाम और है इसका विलायक योजन समावेशिता, तीसरी होती है ये बंधन समावेशिता, चौथी होती है आपकी उपसय संयोजन समावेशिता, पांचवी होती है लिगैंड समावेशिता, छठी होती है उपसय संयोजन स्थिति समावेशिता। त्रिविम समावेशिता 2 प्रकार की होती है, एक होती है ज्यामितीय समावेशिता, ज्यामितीय समावेशिता को हम संपर्क विभक्त समावेशिता भी कहते हैं, और दूसरी होती है ध्रुवण या प्रकाशिक समावेशिता। ज्यामितीय समावेशिता 2 प्रकार की होती है, एक होती है समन्वय संख्या 4 वाले एयरकों में और दूसरी होती है समन्वय संख्या 6 वाले एयरकों में। समन्वय संख्या 4 वाले एयरकों में 2 प्रकार की होती है, चतुष्फलकीय और वर्गाकार संतरीय, और समन्वय संख्या 6 वालों में होती है अष्टफलकीय, और दूसरी प्रकार की होती है ध्रुवण या प्रकाशिक समावेशिता, जिसे कहते हैं पोलर आइसोमेरिक। ठीक है ना, इस प्रकार से समावेशिता का हमने एक थोड़ा बहुत बताया है आपको। ठीक है, ये समावेशिता हो गई कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, देखिए इसके बाद जो एक एक करके हम समावेशिता को पढ़ेंगे कि संरचना को समावेशिता क्या होती है, ये प्रकार है इसके 6 प्रकार की होती है, और त्रिविम समावेशिता क्या होती है। ठीक है, आयनिक समावेशिता के बारे में बताता हूँ कि आयनिक समावेशिता एक ऐसी इस प्रकार की समावेशिता है कि इसमें उपसय संयोजी क्षेत्र और आयनिक क्षेत्र जो होता है, आयनिक समावेशिता के बारे में सुनिए। एक ऐसी समावेशिता जिसमें उपसय संयोजी क्षेत्र या आयनिक क्षेत्र जो होता है उनके बीच में जो आयन होते हैं उनकी परस्पर क्या होती है, अदला बदली होती है। दोबारा सुनिए, ऐसी समावेशिता जिसमें आयनों की अदला बदली होती है, उपसय संयोजन क्षेत्र और आयनिक क्षेत्र जो होता है उसमें परस्पर आयन का इंटरचेंज होता है, स्थानांतरण होता है, तो वह कहलाती है आयनिक समावेशिता। ठीक है ना, आयनिक समावेशिता को हम बताएंगे ठीक है एग्जांपल के द्वारा। एक एग्जांपल है CONH3 का होल फाइव BrSO4। CONH3 का होल फाइव BrSO4 जो एग्जांपल होता है, ठीक है, जो एग्जांपल होता है इसके बारे में आपको बताएंगे, और इसके बारे में आपको कल भी बता पाएंगे, इसको हम पूरा प्रोसेस को कल समझेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ठीक है।